नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हां, भारत जो कि अब नेतृत्व करता है और जिस थीम के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम के साथ ये इम्पैक्ट समिट आयोजित किया गया है, साउथ एशिया में पहला और विश्व का अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट होने जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिमांशु त्यागी, जो कि आईआईएससी में प्रोफेसर हैं और एआई और इंफॉर्मेशन थ्योरी के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है हिमांशु आपका संसद टीवी में। सबसे पहले तो ह्यूज कंग्रेचुलेशन कि इंडिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक ग्लोबल लीडर के साथ साउथ एशियन कंट्री को लीड कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट में, जो कि भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। सबसे बड़ा इसका जो विज़न है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या जो पीपल्स प्लैनेट और प्रोग्रेस की बात की गई है, उसे आप कैसे देखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? एआई अपने आप में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई है कि अगर जब भी हम पीपल के बारे में सोचें पूरे देश के स्केल पे, तो हमें एआई को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एआई अब सब लोगों का ज़रिया बन जाएगा सोचने का, काम करने का। तो जब तक ये लोग एआई के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं समझेंगे तो वो सब जन सुखाय और हिताय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सही थीम है और ये इस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वजन हिताय और सुखाय की जब हम बात करते हैं, इससे पहले जो एआई समिट्स हुई हैं दुनिया भर में, उसमें फोकस डेवलपमेंट पे यानी कि विकास पे था। पर जो भारत समिट जो आयोजित कर रहा है, इसमें फोकस यही है कि कॉमन पीपल को उसका लाभ कैसे मिले, सबका हित कैसे हो और सबको खुशी या सबको सुख कैसे मिले। मैं आपसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एआई को चाहूँगी आप डिफाइन करें, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की, क्योंकि आज चुनौतियाँ भी एआई के साथ बहुत ज़्यादा है, दैट वी ऑल नो। तो रिस्पॉन्सिबल एआई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि रिस्पॉन्सिबल एआई इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, इतना उसका स्कोप है। एआई मेडिकल डिस्कवरी में भी यूज़ होगा, एआई हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में तो अब यूज़ हो रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है एट स्केल, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनीज भी फ़र्क देख रही हैं। और एआई वॉरफेयर में भी यूज़ हो सकता है, हर तरह के वॉरफेयर में, साइबर सिक्योरिटी टाइप से रिलेटेड वॉरफेयर में, साइबर वॉर में, या एक्चुअल वेपन बनाने में। तो जैसे जैसे ये एआई डेवलप हो रहा है और जो खुद को भी डेवलप कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि क्या उसकी लिमिटेशन हो, क्या उसकी गार्ड रेल हो। और पहले मैं भी थोड़ा इसके बारे में एम्बिवेलेंट था कि क्या होना चाहिए, पर अब ये बड़ा क्लियर है कि अगर हमने यहाँ पर रेगुलेशन नहीं लेके आए ठीक से और गार्ड रेल ठीक से नहीं डाली, तो किसी को नहीं पता कि एआई किस तरफ जाके क्या कर सकता है। प्रोग्रेस तो बहुत होगी, अगले 20 साल हाइपर एक्सेलरेशन के साल हैं, वो तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं उस टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के टाइम पे, वो कुछ भी हो सकते हैं और हमें ज़्यादा पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह के हो सकते हैं। तो अभी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो क्या क्या कर रही है, उस पर हमारी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और रिस्पॉन्सिबल एआई वो एआई है जो मेरे हिसाब से, इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है, मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन है उस प्रिंसिपल से अलाइन हो। जितना मुश्किल रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन डिफ़ाइन करना है, उतना मुश्किल रिस्पॉन्सिबल एआई डिफ़ाइन करना है। लेकिन एआई ऑलवेज शुड कंट्रोल बाय ह्यूमन ओनली, डेफिनेटली। तो इस सिचुएशन को और जो रेगुलेशंस की बात आप भी कर रहे हैं, ताकि इसके जो नेगेटिव या जो वर्स्ट इम्पैक्ट हैं वो हमें ना दिखाई दें, इसके लिए किस तरह का फ्रेमवर्क बनाए जाने की ज़रूरत है। और हिमांशु, आपकी खुद की भी एक कंपनी है, मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी बताएं कि आप लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं और किस तरीके से आप आगे के आपका विज़न है कंपनी का या अप्रोच है। इनफैक्ट हमारा जो क्षेत्र है वो इससे बड़ा क्लोज़ है। हम लोग ओपन सोर्स एजीआई के लिए प्रमोट करते हैं। हमारा गोल है कि ओपन सोर्स एजीआई आए, यानी कि पूरा एआई ओपन में रहे। उसके कई इम्प्लीकेशन हैं, उसका एक इम्प्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल एआई भी है, क्योंकि अगर वो ओपन रहेगा तो सब देख सकते हैं कि वो क्या करता है, क्या उसकी खुद की सोच है, उन मॉडल्स की, उन एजेंट्स की, उसमें क्या प्रॉम्प्ट हैं। तो एक तो ओपन सोर्स उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट उसका ये भी है कि जब कुछ चीज़ ओपन सोर्स से बनती है तो मेरे और आपके जैसे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको क्या मिलेगा जब ये एआई सारी इकोनॉमी का सेंटर बन जाएगा और ह्यूमन सिर्फ डेटा दे रहे हैं, अपनी सोच उसको सिखा रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, वो कैसे क्लेम करें, वो कैसे अपना भविष्य उससे सिक्योर करें। हमारी सोच ही हमारा भविष्य सिक्योर करती है। अगर आप वो किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं, एक मॉडल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, उससे बहुत कुछ होता है, तो उसको क्या मिलेगा जिन्होंने दिया। ये हमारा विजन है कि ओपन सोर्स एजीआई आए, कंट्रीब्यूटर्स उससे जो उसमें कंट्रीब्यूट करें उनको बेनिफिट हो और वो ओपन भी रहे, ताकि हम कोई भी देश उसके ऊपर बिल्ड कर सके और सिक्योर भी रहे। ये हमारी कंपनी का विजन है।
हिमांशु, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और शायद इसीलिए थीम रखी गई जनहिताय सब जन सुखाय। तो इस समिट के बाद न सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ को, पूरी दुनिया के लिए इंडिया एआई के इस फ्यूचर के लिए क्या मैसेज दे रहा है और किस तरह का एक लीडर या एक एग्जाम्पल, एक मॉडल सेट कर सकता है कि एआई फॉर द पीपल्स डेवलपमेंट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का एआई का अप्रोच है वो दुनिया से कैसे अलग हो और उसमें क्या अलग हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है हमें दुनिया में टेक्नोलॉजी में कम्पीट करने से छुटकारा मिलेगा। इस समय हमें दुनिया के टॉप हम दुनिया के 5 टैलेंट पूल में हैं एआई के। हमें टॉप 3 बिल्डर में आना है, वो हमारा लक्ष्य है। बट हमें एक और ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए और हम ले रहे हैं जो बड़ी भारत जैसी हो। जैसे हमने अपनी पेमेंट्स की अप्रोच ली है, बड़ी यूनिक अप्रोच है कि पेमेंट हमने एकदम पूरे देश के लिए खोल दिया। ऐसे कई लोग, अभी ऐसे कई सेशन भी हुए हैं यहाँ पे, ऐसा सोचते हैं कि जो भारत का एआई हो वो थोड़ा इंक्लूसिव ऐसा हो कि सबको मिले बेनिफिट राइट अवे और हर बंदे के पास किसी तरह के एआई का एक्सेस हो और वो कोलैबोरेट होकर एक बड़ा एआई नेटवर्क बन जाए। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं इसका पैरेलल यूपीआई से ड्रॉ करता हूँ। जैसे हमने यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हमें ऐसा कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए और भारत उसमें काफ़ी अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंस है उस तरह की चीज़ें करने का। हिमांशु, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगी आज इस इम्पैक्ट समिट के माध्यम से आप यूथ्स के लिए और इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी अगर आप देना चाहें एआई के साथ कैसे जीना है तो क्या? मैं बहुत को कहते हैं इंग्लिश में बुलिश हूँ यूथ के बारे में। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, एक 10 साल की है और एक 1 साल की है। और जैसा मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उनके फ्यूचर के बारे में, इट इज़ अ grand future. They can do whatever they want, but it won't be something normal because they have to do grand things. They can do physics, chemistry, and they can make huge impact by doing those things. तो हमारे जो यूथ हैं वही सब कुछ हैं। हम लोग को जो भी कभी लगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमें 15 से 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे वो सोचने चाहिए। उसके बाद जो भी है उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 20 साल से कम है उनका ध्यान रखने का। We should be very, very technically forward country now. We have been saying we are technically forward country, but the time has come to actually be technically forward. Our youth have to adopt all kind of scientific thinking and technology and reasoning in their daily life and make an impact out of it. अगर अब आप ऐसा नहीं करोगे तो इस टाइम पे आप काफ़ी पीछे छूट जाओगे पूरी दुनिया से। और हमारे यूथ ऐसे हैं, एटलीस्ट जो मुझे मिल रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं और बड़ी यूनिक अप्रोच है उनकी दुनिया की तरफ। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच हिमांशु, सनसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम से कैमरामैन DK पांडे और आलोक के साथ मैं अमृता चौरसिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।